अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है उसका जो रन डाउन है उसमें 7 पॉइंट्स यानी कि 7 निकाती एजेंडा है। क्या है जी? 7 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पीटीआई ने 9 मई के हवाले से उर्स मनाने का फैसला किया है हर साल। ये क्या खबर है, क्या वाकई सच्ची खबर है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं और बड़े कशीदा हो गए हैं, और इसके ऊपर 2 जमातें इस वक्त खुलकर बात कर रही हैं। क्या मामलात हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं, क्या किए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर की कुछ तस्वीर मोहसिन नकवी के साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा वावेला और शोर मचा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो तवज्जो का मरकज है वो उनका लिबास है। ऐसा क्या है उनके लिबास में, ऐसी क्या बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ का उम्रा करने के दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसको काफी ज्यादा तनकीद का सामना है। क्या मामला आते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है या होने जा रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अली जैदी ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और किया भी जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से है और उनका एक राज खोल दिया है। क्या कहानी है, क्या बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की पहली खबर के बारे में। पहली खबर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से है, और ये जो खबर मैं आपको कोट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आपको अपनी खबर भी दूंगी, लेकिन पहले जरा ये मुलाहिजा फरमाइए क्योंकि रेफरेंस देना आपको बहुत ही जरूरी है। ये जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी इमरान शफकत, उनकी खबर है और उन्होंने क्या कहा है जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। वो कहते हैं कि मजीद 2 रेफरेंस। मोहसिन अख्तर कियानी ने बाकायदा लॉबिंग के जरिए बाकी 5 जजेस को साथ मिलाया और जुडिशल कमीशन के अंदर खत लिखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो भाई हैं वो हाजिर सर्विस जनरल हैं। जराये के मुताबिक मोहसिन अख्तर कियानी अब तरले वगैरह कर रहे हैं कि माफी दे दो, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ 2 नए रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। पहले रेफरेंस में उन पर शवाहिद के साथ इल्जामात लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी लॉ फर्म में काम करने वाले वकला को मेरिट से हटकर तरक्कियां दी और उन्हें लॉ का ऑफिसर लगवाया और उसके बाद उनको जज वगैरह भी बनवा दिया। जबकि दूसरे रेफरेंस में उनके ऊपर जो इल्जाम आ रहा है वो ये है कि उन्होंने बगैर सबूत के हसास इदारों को बदनाम करने की कोशिश की और उनके खिलाफ साजिश की, जिसकी वजह से वो आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और उन्होंने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताने वाले बता रहे हैं कि जी वो बहुत ज्यादा माफी तलाफी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उनको माफी तलाफी नहीं मिल रही है और ये गद्दारी के जुमरे में आता है। अब सुनिए जनाब मेरी कहानी, मेरी जुबानी, और वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनको काम करने से फाइनली रोक दिया गया है और मिसकंडक्ट का रेफरेंस भी उनके खिलाफ जो है वो दायर कर दिया गया है। ओहदे से हटाने की भी उनके हवाले से इस्तदा कर दी गई है और इस्लामाबाद के मकामी वकील ने उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। तो जनाब जो मोहसिन अख्तर कियानी है वो अब उनकी बचत जो है वो किसी भी तौर पे दिखाई और सुझाई नहीं देती और उनके खिलाफ अब जो संगीन गद्दारी का ये मुकदमा चलेगा तो आप सोचिए कि उनकी क्या शामत आएगी और उनके ऊपर क्या एलिगेशंस है वो भी मैंने आपको बताया है। और अगर इमरान शफकत की ये खबर सच्ची है कि उनके भाई जो हैं वो आर्मी के अंदर हैं, जनरल हैं, और अगर उनके भाई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए तो यकीन कीजिएगा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई के बाद अपना जो ऑपरेशन क्लीन अप है ना वो फौज के अंदर ऑलरेडी किया है। उन्होंने किसी फौजी जनरल की बीवी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको पकड़ के अंदर डाला और सबका एहतसाब किया और जो अंदर से मिले हुए लोग थे उनको भी सजाएं हुई, वो आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हसास इदारों को बदनाम करने के मामले में उनके भाई भी अगर मुलविस निकले मुबैना तौर पे तो क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? उनको भी सजा मिलेगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि वो 9 मई जो हमारी तारीख का एक काला, एक स्याह बाग बन के रह गया है, वो इमरान खान जो अपने मुंह से ये कहा करते थे कि देखा मुझे पकड़ने का नतीजा, आप लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरे टाइगर्स ने किस तरह से तोड़फोड़ की, अगर आइंदा से मुझे पकड़ा या गिरफ्तार किया तो आपके साथ इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ सब कुछ होगा। वही इमरान खान जो है वो बाद में इदारों के ऊपर इल्जाम लगाने पे आ गए कि वो तो मेरे लोग ही नहीं थे, मुझे तो पता ही नहीं है। और अब फाइनली डॉक्टर शहबाज गिल मोहतरम जो है, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया होगा ये भांड मरासी। आपको पता है कि आईएमएफ के सामने इसने जो मुजाहरे किए और जिस तरह से इसने लोगों को इकट्ठा किया, रियासत के खिलाफ इसने नारे लगवाए, जनरल आसिम मुनीर के इसने ट्रक्स के ऊपर वहां पे तस्वीर जो है वो लगवा के नारे लगवाए, और अब इसका ट्वीट बतौर सबूत आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और नीचे जो है वो ढोल बजाने वाला
ढोल बजा रहा है और उर्स मुबारक 9 में लिखा हुआ है और ये ऊपर लिख रहा है ये कौन सा उर्स मुबारक है भाई। दरअसल ये जो शख्सियत परस्त ग्रोह है, एक तरफ ये कहता है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ ये अब मेरे ख्याल से कि ऐलान करने जा रहे हैं कि 9 मई को बाकायदा उर्स के तौर पे हम हर साल मनाया करेंगे, क्योंकि हमने अपने ही फौजी भाइयों को मारा था, उस दिन पीटा था, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया था, उनकी जितनी भी हसास मकामात थे वहां पर हमले करवाए थे। और आपको पता है कि उस दिन अगर कोई फौजी इनको बदले में एक थप्पड़ भी मारता तो ये उसके ऊपर भी कितनी बड़ी साजिश करते। जिल्ले शाह की मौत के ऊपर इन्होंने लाश के ऊपर सियासत की। अभी एक दिन पहले जो बजौड़ के अंदर वाकया हुआ उसके इसको भी इन्होंने इस्तेमाल किया। तो अगर सोचें कि कोई फौजी अगर इनके ऊपर कोई एक गोली भी चला देता ना तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वावेला मचाना था। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हालांकि मैं भी उस दिन शामिल थी, मैं भी फौज के ऊपर तनकीद कर रही थी कि क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन ले रहे, इनको उठा के मतलब पटखा के मारे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, उन्होंने इनको वो मौत मारनी है जो ये कभी सोच भी नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं इंतहाई अहम खबर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो उम्रा करने के लिए गए, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कभी ऐसा ना करें कि वो उम्रा करने के लिए ना जाएं। आपको पता ही है उनके जो सेहत के मामलात हैं, हर वक्त वो मास्क लगा के रखते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे मसाइल हैं जो वो सामने नहीं लेकर आते। वैसे भी मैं मानती हूँ कि वो दिल बर्दाश्ता भी होंगे, जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है या होता जा रहा है, या जो लोग कह रहे हैं कि ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है, चलें जी इस बात को भी मान लेते हैं। अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे ही उम्रे के लिए गए, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। तरीके इंसाफ पाकिस्तान में बैठ के प्रोपेगेंडा कर रही थी और इंडिया यानी भारत वहां से बैठ के, क्योंकि उन्हें कहाँ बर्दाश्त है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। अब ये जो प्रोपेगेंडा, जरा इसको समझिएगा, एक तरफ तरीके इंसाफ जो पाकिस्तान की जमात समझी जाती है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है, और दूसरी तरफ जो है भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ गए तो थे सऊदी अरब बहाने से उम्रा करने, लेकिन असल में तो वो इमदाद लेने गए थे। लेकिन हुआ क्या है कि उनका तो इस्तकबाल ही नहीं किया वहां पर सऊदी प्रिंस ने तो उनको मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। और मजेदार बात आप ये देखिए कि थोड़ी ही देर के बाद वो फुटेजेस आ गई जिसमें जो सऊदी प्रिंस थे वो ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे थे, बल्कि उनका स्टाफ जब खाना सर्व करने के लिए आया तो जो सऊदी प्रिंस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि नहीं, मुझसे पहले आप शहबाज शरीफ को दीजिए। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा इनका औंधे मुंह गिरा, तो उसके बाद इन्होंने अगला प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने कहा कि हाँ चलो जी ठीक है, मुलाकात तो हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ को उन्होंने एड शेड कोई नहीं दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि अरबों डॉलर की जो डील का वादा किया था सऊदी अरब ने, उसमें से कई जो पूरा एक पैकेज था उसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो उसका पहला हिस्सा था, उस पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो रेकोडिक का मंसूबा है उसके अंदर भी जो है वो सऊदी अरब ने कहा कि हम लोग सरमायाकारी करेंगे। अब इनका दूसरा प्रोपेगेंडा जो है वो भी औंधे मुंह गिर गया। अब इन्होंने कहा अच्छा जी ये बात है, वो तो जी शहबाज शरीफ ने जी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं की, फिर वो कतरी खात की तरह और पता नहीं कतरियों की तरह गंदे इल्जामात इन्होंने एक ऐसी खातून के ऊपर लगाना शुरू कर दिए कि चलो जी माना आपका सियासी उसके साथ इख्तलाफ होगा, लेकिन वो खातून उम्रा करने के लिए गई है, अल्लाह की इबादत के लिए वहां गई है, और आप क्या कर रहे हो कि फोटोशॉप करके तस्वीर 2 अरबियों की और इस एंगल से बनाई, कैसे लग रहा है कि जैसे वो खुदा ना खास्ता बीच में बैठी हुई है, उस तस्वीर को इन्होंने, गंदी तस्वीरों को इन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया। इनको ये भी शर्म नहीं आई, इनको ये भी हया नहीं आई। उसके बाद इन्होंने जनाब क्या किया, सऊदी अरब ने इनके साथ पैकेज का भी ऐलान कर दिया, शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल भी दे दिया। फिर ये पड़ गए शहबाज शरीफ की चप्पल के पीछे कि देखिए जी क्या सफारती अदाब है, तो फलान है, तो ढींग है, तो ये हो गया, तो वो हो गया। अच्छा, इस पे भी जब इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने अगला प्रोपेगेंडा किया कश्मीर के ऊपर। इन्होंने खास तौर पे इंडिया ने इस प्रोपेगेंडे को बहुत फैलाया। उन्होंने कहा जी सऊदी प्रिंस ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप जो है वो बातचीत से मसाइल का हल करें इंडिया के साथ, और बातचीत किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। अब क्या सऊदी प्रिंस आज से ये बात कर रहे हैं? ये सबूत के तौर पे आपके सामने इस वक्त ट्वीट्स चल रहे हैं, आपके सामने अखबारी तराशे चल रहे हैं कि जो सऊदी प्रिंस हैं वो ये बात 2021 में भी कर रहे थे। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप लोग लड़ाई करो। पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर के ऊपर भारत को दावत दी है, कभी वो डायलॉग के लिए आए हैं? वो अभिनंदन भेजते हैं। वो एक अलग बात है कि अभिनंदन को हम जलील करके वापस भेजते हैं। तो इस तरह से कश्मीर के ऊपर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, सऊदी अरब के ऊपर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी मौत आप मर गया, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, फिर जब इनसे कुछ नहीं बन पड़ी, वो कहते हैं ना आटा गूंदी हिल्दी क्यों है,
تو شہباز شریف کا ایک ویڈیو انہوں نے چلانا شروع کر دیا اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر، جس میں حجر اسود کو وہ بوسہ دے رہے تھے، اور کافی دیر تک شہباز شریف جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہے. اس کے بعد وہ حجر اسود جو ہے اس کو بھی وہ بوسہ دیتے رہے. اور بھئی ایک مسلمان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کا نہیں دل کر رہا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. انہوں نے عمرے کا مذاق بنانا شروع کر دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو غار ہرا کے اوپر بھی جا کر لکھاتے ہیں پی ٹی آئی زندہ باد. ابھی چند دن پہلے تو آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا تھا جس کے اوپر کافی رد عمل آیا تھا کہ یہ لوگ وہاں جا کر پی ٹی آئی کا جھنڈا، اللہ معاف کرے، کہ جہاں پر منع ہے سختی سے کہ آپ وہاں پر یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے تو وہ بھی کام وہاں پر کر دیا. اچھا خود یہ جو ہے وہاں پر نعرے بھی لگا لیں، خود یہ غار ہرا کے اوپر وال چاکنگ بھی کر کے آ جائیں، خود یہ وہاں جا کر پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ جناب علی وہاں پہ جا کے جھنڈے بھی لہرا دیں، خود یہ 804 کی جوتی بھی پہن کے چل جائیں، قیدی نمبر 804 کی، وہاں پر جا کر یہ اپنے ہاتھ کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھ کے اس طرح کر کے تصویریں بھی بنا لیں، وہ سب کچھ جائز ہے. اچھا سب سے بڑھ کر یہ کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک وقت میں بیک وقت 2 شوہروں کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے چلی جائیں، ایک طرف خاور مالکہ کھڑے ہوں اور ایک طرف عمران خان کھڑے ہوں، وہ بھی ان کے لیے جائز ہے. لیکن اگر ایک خاتون وہاں پر جا رہی ہیں تو انہوں نے یقین کریں کہ اس خاتون کے ہاتھوں سے لے کے اس کے پیروں تک، اس کے چہرے سے لے کر اس کے عبائے تک، ہر چیز کے اوپر تنقید کی. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہم پاکستانی ہیں، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ہے تو تمیز اور اپنی حد کے اندر رہ کر ہم کوئی بات کریں. لیکن نہیں، پاکستانی سوچ لوگوں کی مفلوج کر دی گئی ہے، لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیا گیا ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سوچ مفلوج کر دی گئی ہے، تو جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی تصویروں کے اوپر آگ لگ گئی. کس کے ساتھ؟ محسن نقوی کے ساتھ. اب وہ محسن نقوی کے ساتھ کیوں تصویریں بنی تھیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو عشائیہ دیا گیا ہے وہ پوری کرکٹ ٹیم کو دیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ محسن نقوی بھی اس کا ایک حصہ ہے، تو obviously سب کے ساتھ تصویریں تو آنی تھیں. پھر جب کوئی بات نہیں بن پڑی تو جنرل عاصم منیر کے کوٹ کے پیچھے پڑ گئے، ان کا لباس تنقید کرنا شروع ہو گئے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ پاک فوج جس کا رینک، جس کا نمبر پوری دنیا کے اندر 7ویں نمبر پہ آتا ہے، 7 بڑی افواج میں پاکستانی فوج بھی آتی ہے، اور وہ ہماری عدلیہ جو 100 پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ہے، 150 نمبر پہ ہے، وہ کتنا نیچے ہے پاکستان کا. اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہے تو وہ ہماری فوج ہے. اور اس فوج کا جو سپہ سالار ہے، جو اس فوج کا ہیڈ ہے، اس کو دیکھیں. یہ تمام تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ مختلف اوکیزنز ہیں، سب میں اس نے ایک ہی کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ یہ تو اس کی سادگی کی اعلیٰ مثال ہے. وہ چاہے تو کیا نہیں پہن سکتا، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو کیا نہیں کھا سکتا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے. میری طرف سے یہ ہے بھائی ان لوگوں کے اوپر جن کی سوچ ایسی ہے. اب جب جنرل عاصم منیر کے اوپر اور کوئی بات نہیں بن پڑی، سارا پروپیگنڈا ٹھپ ہو گیا، تو بیچ میں چھلانگ ماری کس نے؟ علی زیدی نے. علی زیدی نے آرمی چیف کے اوپر ایک نیا الزام لگایا. کیا لگایا ذرا سن لیجئے. کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس کے بعد جب وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر ان کے ساتھ پیغامات کا سلسلہ جاری رہا. ایک بار میں نے ان کو عمران خان کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا کہ خان کو بتا دو میں نیوٹرل رہوں گا. اب اس کے بارے میں تو کوئی ترجمان ہی آ کر بتائے، یا کوئی جیسے ہی آگے مجھے میری حدود خبر دے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے اور جنرل عاصم منیر نے ان کو یہ میسج بھیجا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، تو عمران خان نے تو یہ آ کر نہیں کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور جو پوائنٹس رہ گئے ہیں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.